नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। आपने जेनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया। पिछली 5 क्लासों में 4-5 क्लासों में जेनेटिक्स अपनी कंप्लीट हो गई। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग को। मैंने जिस दिन जेनेटिक्स पढ़ाया था उस दिन आपको बताया था प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ग्रो करना या उसको बनाना, और किसी चीज पहले से बनी हुई उसमें इंप्रूवमेंट आना, उसकी क्वालिटी को ठीक करना, उसमें कुछ अच्छे करेक्टर लाना, ये क्या जाता है प्लांट ब्रीडिंग। मतलब प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, सीधा सीधा इंप्रूवमेंट। प्लांट ब्रीडिंग से सीधा सीधा मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट से मतलब है। तो आज हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग को। चलिए देख लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग को। प्लांट ब्रीडिंग, उम्मीद है आप लोगों ने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ ली होगी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बनते भी नहीं है, वो बनते भी नहीं है। अब छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मान लो ये अपना प्लांट है। डायग्राम मुझे अच्छे से नहीं आते, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डायग्राम बनाना मुझे नहीं आते हैं। ये अपना प्लांट है, बस मानने के लिए देख लीजिए, ठीक है। ये अपना प्लांट है। अब इस प्लांट में प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अपन क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। फार्मर की आजकल की जरूरत के हिसाब से क्या क्या चेंज लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो यील्ड को इंक्रीज करना। सबसे पहले क्या जरूरी है, यील्ड को इंक्रीज करना। आज के किसानों का मेन उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक पैदावार लेना, यील्ड इंक्रीज। तो पहले तो ये हो गया, सबसे पहला हो गया यील्ड इंक्रीज करना। दूसरा क्या चाहते हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, जो साइंटिस्ट है या फिर जो फार्मर है या मानव है, वो क्या चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ किसके प्रति, डिसीज और इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप हो। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, डिसीज भी लिख दो, इंसेक्ट पेस्ट। क्या चाहते हैं आजकल कि यील्ड भी अच्छी हो, ऐसी वेराइटी डेवलप हो। यही प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग में कोई नया प्लांट नहीं बनाया जाता। नया प्लांट कैसे ग्रो होता है वो जेनेटिक्स में देखा जाता है। प्लांट ब्रीडिंग में क्या देखा जाता है, प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत देखा जाता है कि पहले से कोई वेराइटी या कोई प्लांट है, उसका इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, उसको डिसीज रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए, उसकी यील्ड को इंप्रूव कैसे किया जाए, और अर्ली मैच्योरिटी कैसे लाई जाए, उसमें नो सेटरिंग ना हो, ऐसा प्लांट डेवलप किया जाए। और रेजिस्टेंट ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंट हो, सूखे के प्रति रेजिस्टेंट हो, सोयल एल्कलिटी एसिडिटी के प्रति रेजिस्टेंट हो। तो ये सारे किसमें किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में। तो क्या दूसरा क्या है, क्या डिमांड है आजकल की, ड्वार्फिंग। क्योंकि जो लंबी वेराइटियां होती है, टॉल वेराइटियां होती है, उनमें लॉजिंग होती है। तो ड्वार्फिंग प्लांट का आजकल का चलन में है, ड्वार्फिंग प्लांट की आजकल डिमांड में है, क्योंकि इससे लॉजिंग नहीं होती और यील्ड पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्ली मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, किसानों की डिमांड है अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी। पहले आपने देखा होगा सोयाबीन की वेराइटी कितनी लेट पकती थी, 120 दिन के आसपास, 100 से 120 दिन। आजकल 60-65 डे में पकने वाली वेराइटी भी, तैयार होने वाली वेराइटी भी डेवलप होगी। तो ये अर्ली मैच्योरिटी। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हर में। कौन सी वेराइटी, उपास। कितने दिन में, 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है। एक प्रभात कितने दिन में, 110 दिन में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, 110 दिन में, और ये 120 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, सूखे के प्रति रेजिस्टेंट, एंड सेलिनिटी, ड्रॉट एंड सेलिनिटी। ये भी आजकल, इसके लिए भी इंप्रूवमेंट जरूरत है। नो सेटरिंग प्लांट, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें सेटरिंग हो जाती है, उनकी फलियां चटक जाती है, दाने खेत में बिखर जाते हैं, जैसे किसके, मस्टर्ड के, और जो लेग्यूमिनेसी कुल की दाल है उनके, सोयाबीन के। तो उस हिसाब से नो सेटरिंग प्लांट, मतलब उनकी फलियां ना चटके, ऐसी वेराइटी डेवलप करना, नो सेटरिंग प्लांट। अब ये सब कैसे किया जाएगा, यील्ड को इंक्रीज करने वाली, यील्ड कैसे इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी वेराइटी में, ड्वार्फिंग कैसे होगी, अर्ली मैच्योरिटी, ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंस, और नो सेटिंग। ये सब कैसे, किसके द्वारा होगा, ये सब होगा प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। किसके द्वारा होगा ये सब अपना होगा किसके द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। प्लांट ब्रीडिंग, ये सारी चीजें किसके द्वारा लाई जा सकती है, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। कैसे लाई जा सकती है,
उसके प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके, जेनेटिक कैरेक्टर में चेंज करके, इसमें चेंज करके जेनेटिक कैरेक्टर में, जेनेटिक कैरेक्टर, प्लांट के जो जेनेटिक कैरेक्टर है उसमें चेंज करके इसको लाया जा सकता है, चेंज करके या फिर इंप्रूव बोल सकते हैं, इंप्रूवमेंट करके, चेंज या फिर इंप्रूवमेंट करके इन सब कैरेक्टर को डेवलप किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर में चेंज करके या फिर इंप्रूवमेंट करके इन सब कैरेक्टर को लाया जा सकता है। अब ये जो सब कैरेक्टर है, आजकल के ह्यूमन और या फार्मर की नीड क्या है? आजकल के जो फार्मर है या मानव की नीड क्या है? फार्मर चाहता है यील्ड ज्यादा हो, यील्ड इंक्रीज हो, ऐसी वेराइटी हो जो इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो, ऐसी वेराइटी हो जो ड्राउट के प्रति रेजिस्टेंस हो, ऐसी वेराइटी हो जिसकी अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी हो जिससे ज्यादा फसलों को लिया जा सके एक साल में, ऐसी वेराइटी हो जिसकी सेटरिंग ना हो, तो ये सब ऐसी वेराइटी जो डॉर्फ हो जिससे लॉजिंग ना हो। तो ये सब कैरेक्टर लाने के लिए किसकी नीड है? ये ह्यूमन या फार्मर की नीड है। किसकी नीड है? ह्यूमन और फार्मर की, ह्यूमन या फार्मर की नीड है। फार्मर चाहता है ये, तो जो फार्मर की नीड है, ये सारी चीज जो फार्मर की नीड है, ये प्लांट फीडिंग के ऑब्जेक्टिव है। क्या है? प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं? प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है। ये सब प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है। क्या प्लांट ब्रीडिंग इसीलिए करते हैं कि क्रॉप में प्लांट ब्रीडिंग का यूज क्यों किया जाता है? कि क्रॉप का इंप्रूवमेंट किया जा सके, उसका इंप्रूवमेंट किया जा सके, इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव, जो आजकल के फार्मर की नीड है वही प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है, वही प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है। जो आजकल के फार्मर की नीड है वही प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है, यील्ड को इंक्रीज करना, डिसीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, डिसीज रेजिस्टेंस, ड्वार्फिंग, अर्ली मैच्योरिटी, ये सारे प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य। और फार्मर भी यही चाहता है, जो फार्मर की नीड है वही प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य हैं। ठीक है, आप ये लिख लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोक लेना। अपन आगे चलेंगे, अपन आगे चलेंगे, अपन आगे चलेंगे। ये मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बता दिया, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बता दिया। यही प्लांट ब्रीडिंग है। किसी क्रॉप में या प्लांट में या स्पीशीज में इंप्रूवमेंट करना ही प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है, और यही प्लांट ब्रीडिंग है। और किसी नई चीज को बनाना वो जेनेटिक्स में होता है, और जेनेटिक्स अपन ने पढ़ ली है। ये प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है। अब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने की 4 स्टेप है। किसी भी क्रॉप में, किसी भी प्लांट में अगर अपन को क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाना है तो उसकी 4 स्टेप है। 4 स्टेप है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेप है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, किसी क्रॉप में अपन को या प्लांट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है तो उसकी कितनी स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं मेनली, 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले उस प्लांट में या उस वेराइटी, अपन वेराइटी को लेके चलते हैं, कोई भी वेराइटी को लेके चलते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहला उसमें क्या होना चाहिए? वेरिएशन होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन के एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। आप भी लोगों का एग्जांपल ले लेता हूं। अभी कितनी वैकेंसी है? सरकार को कितने आरईओ चाहिए? 1850 आरईओ चाहिए। ठीक है, सरकार को चाहिए 1850 आरईओ। ठीक है, अब सरकार कैसे तय करे कि 1850 को कैसे ले ले? क्योंकि उनको किस माध्यम से उनको तय करे कि 1850 आरईओ ले ले। अब कितने हैं? 1850 उनको चाहिए। मान ले फॉर्म डालने वाले की संख्या 20,000 है, ज्यादा ही होंगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले, 20,000 लोगों में से सरकार किस टाइप से तय करे कि 1850 कौन से 1850 होंगे? तो कैसे करती है? एग्जाम के द्वारा, एग्जाम करवाती है। एग्जाम में नंबर आता है, मान लो ये 3 व्यक्ति हैं, इनके एक के नंबर आए 80, 100 में से मान के चल रहा हूँ 100, 80 नंबर आए, दूसरे का है 75, तीसरे का है 65, ऐसे इनके नंबर आए। तो सबसे पहले सरकार किसको सेलेक्ट करेगी? इनको, इस ग्रुप में जितने मेंबर उनको सेलेक्ट करेगी। अगर फिर भी 1850 नहीं होते तो इनको सेलेक्ट करेगी। तो यही वेरिएशन होता है, ये यहाँ पे वेरिएशन हो गया। तो किसी भी प्लांट में अगर इंप्रूवमेंट होना है तो उसमें वेरिएशन होना बहुत जरूरी है।
अगर किसी भी प्लांट में वेरिएशन नहीं होगा तो उस प्लांट का या उस स्पीशीज का इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। मतलब सीधी सी कहने की बात है, अगर किसी भी प्लांट में या किसी भी स्पीशीज में अपन को इंप्रूवमेंट करना है तो उसमें वेरिएशन होना कंपलसरी है। अगर वेरिएशन नहीं है तो उस प्लांट या स्पीशीज में अपन इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। ठीक है, ये इस हिसाब मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दिया। तो वेरिएशन को क्रिएट भी किया जा सकता है, वेरिएशन को क्रिएट भी किया जा सकता है। और ये जो क्वालिटी के इंप्रूवमेंट करने की जो प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ये क्या है, बेसिक प्रोसेस है। क्या है, बेसिक प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की। यहां लिख देता हूं मैं, बेसिक प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग आपसे पूछा भी जा सकता है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने की बेसिक प्रोसेस कौन सी है, तो वेरिएशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएशन बेसिक प्रोसेस है प्लांट ब्रीडिंग की। ये आपको याद रखना है। अब इस वेरिएशन को क्रिएट भी किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी हर वेराइटी स्पीशीज में वेरिएशन हो, लेकिन जब तक वेरिएशन नहीं होगा उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो क्रिएट कैसे किया जा सकता है, वेरिएशन को क्रिएट कैसे किया जा सकता है, वेरिएशन को क्रिएट कैसे, एक तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। पहला हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, वेरिएशन को क्रिएट किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसमें जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है डोमेस्टिकेशन के थ्रू। दूसरा कैसे वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है, डोमेस्टिकेशन के थ्रू। डोमेस्टिकेशन के थ्रू, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, घरेलू, या अपन हिंदी में इसको पालना बोल सकते हैं। किसी भी जंगली प्रजाति जो होती है, जंगल में कोई भी जंगली प्रजाति उग रही है या कोई भी प्लांट उग रहा है, उसको वहां से उठाकर मानव की देखरेख में उगाना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। मतलब किसी जंगली प्लांट को वहां से उठाकर मानव की देखरेख में, अपनी निगरानी में उसका प्रोडक्शन लेना, उसको देखना कैसा उसका प्रोडक्शन है, ये डोमेस्टिकेशन होता है। किसी भी जंगली प्रजाति के प्लांट को अपनी निगरानी में वहां से उठाकर लाना और उगाना, यही डोमेस्टिकेशन होता है। और डोमेस्टिकेशन के बारे में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किस में हुआ था, वीट और बार्ले में। वीट एंड बार्ले, ये आपको पता है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम पढ़ा होगा। 7500 BC में, 7500 BC में फर्स्ट किस क्रॉप का डोमेस्टिकेशन हुआ, वीट और बार्ले का। और ये डोमेस्टिकेशन के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, ये फर्स्ट स्टेप है। डोमेस्टिकेशन क्या है, फर्स्ट आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट की फर्स्ट स्टेप कौन सी है, तो आपको डोमेस्टिकेशन क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज है क्रॉप इंप्रूवमेंट की, क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट पूछा जाए तो डोमेस्टिकेशन। ठीक है, डोमेस्टिकेशन मैंने आपको बता दिया। एक दूसरे है, तीसरी है, किसके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है वेरिएशन, प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन ये क्या होता है जनाब, प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब है कोई भी प्लांट या कोई भी वैरायटी को ऐसी जगह पे उगाना जहां वह पहले से उगाई ना जा रही हो, ना पहले वो कभी वहां पे कल्टीवेटेड हुई या उसका प्रोडक्शन हुआ हो। मतलब मान लो कोई भी वैरायटी है, कोई भी वैरायटी ले लो, एमपी की कोई वैरायटी ले लो, उसको गुजरात और राजस्थान दो अलग अलग जगहों पे उगा कर देखेंगे, दो अलग अलग जगहों पे उगा कर देखेंगे, नए इन्वायरमेंटल में उगा के देखेंगे। अगर राजस्थान में मान लो दो वैरायटी है, ए और बी, ए एंड बी, ये दो वैरायटी है, अगर राजस्थान में इसका प्रोडक्शन सुपीरियर है तो ये वहां के लिए सूटेबल है। ठीक है, और यहाँ गुजरात में इसका प्रोडक्शन सूटेबल है तो ये वहां के लिए अच्छी है। तो इसी प्लांट का इंट्रोडक्शन करना, मतलब नए इन्वायरमेंटल में किसी प्लांट को उगाना ही क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन। ग्रो प्लांट न्यू इन्वायरमेंटल, नए वातावरण, न्यू इन्वायरमेंटल, न्यू इन्वायरमेंट में प्लांट को ग्रो करना है क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, चौथा है म्यूटेशन।
उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ म्यूटेशन क्या होता है। उसी किसी भी कैरेक्टर में परिवर्तन कर देना, ये म्यूटेशन। म्यूटेशन के द्वारा भी वेरिएशन क्रिएट की जा सकती है। पांचवा है मैकेनिकल मिक्सचर। मैकेनिकल मिक्सचर के द्वारा भी वेरिएशन क्रिएट की जा सकती है। मैकेनिकल मिक्सचर क्या है, किसी भी दूसरे प्लांट की वैरायटी या फिर दूसरी स्पीशीज को उसमें मिक्सचर कर देंगे तो उसके द्वारा वेरिएशन क्रिएट की जा सकती है। तो क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने की 4 स्टेप, उसमें से पहली स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का प्रोडक्शन, अगर जब तक प्लांट में वेरिएशन नहीं होगा उसमें इंप्रूवमेंट संभव नहीं है, और ये बेसिक प्रोसेस है प्लांट ब्रीडिंग की। अब वेरिएशन को किस टाइप से क्रिएट किया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, डोमेस्टिकेशन के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। ये फर्स्ट स्टेप है क्रॉप इंप्रूवमेंट की, डोमेस्टिकेशन ध्यान रखना। प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू किया जा सकता है, किसको क्रिएट, वेरिएशन को, म्यूटेशन और मैकेनिकल मिक्सचर के थ्रू। अब सेकंड स्टेप देखते हैं सिलेक्शन। आपने वेरिएशन क्रिएट कर लिया, आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। वेरिएशन तो अपने क्रिएट कर लिया, आप करेंगे सिलेक्शन। क्या करेंगे, सिलेक्शन। अब करेंगे अपन सिलेक्शन। अब क्या करने वाले, सिलेक्शन। वेरिएशन अपने क्रिएट कर लिया, अब अपन करेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करेंगे, जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, सिलेक्शन में क्या होगा, ये सरकार क्या करती, जिनके अच्छे अच्छे नंबर है उनको सेलेक्ट कर लेती है, और जो कमजोर रह जाते हैं, जिनके मीडियम रहते हैं, जितना उनकी जरूरत होती है उस हिसाब से ऊपर से अच्छे अच्छे लोगों को सेलेक्ट करके आती है। मान लो 100 में से किसी को 80 नंबर आए, किसी को 70 नंबर आए, किसी को 60 नंबर आए। अब सरकार को जितने बंदे चाहिए, मान लो उसको 50-100 बंदे लेने हैं, सरकार को 100 बंदे चाहिए, तो पहले किसको सेलेक्ट करेगी, 80 नंबर वालों को, फिर उससे कम वाले को, फिर 70, मान लो यहां तक 70 वाले, उसके 100 बंदे पूरे हो गए। तो इसका कहने का मतलब ही यही है, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनना। एक्सीलेंट कैरेक्टर जो होते हैं प्लांट के, उनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या है, एक्सीलेंट कैरेक्टर ऑफ प्लांट, एक्सीलेंट कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेलेक्टेड। अच्छे कैरेक्टर वाले प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, अच्छे कैरेक्टर वाले प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये होगी दूसरी प्रोसेस, किसकी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। पहले आपने वेरिएशन क्रिएट किया, उसके बाद जब वेरिएशन हो गया तभी तो सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई वेरिएशन ही नहीं होगा तो उसमें से कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे। मान लो कोई वेरिएशन ही नहीं है तो उसमें कैसे, किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे। जब वेरिएशन होगा तो उसके बाद ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, सिलेक्शन। ये क्या है, सेकंड स्टेप है, इसके बारे में याद रखना, सिलेक्शन के बारे में। सेकंड स्टेप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, स्टेप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, CI लिख दिया मैंने क्रॉप इंप्रूवमेंट को, सेकंड स्टेप है क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपने सेलेक्ट भी कर लिया, क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन। अब उनका भाई अपने सेलेक्ट तो कर लिया चीजों को, सेलेक्ट करने के बाद उनका मूल्यांकन करना भी तो जरूरी है। सेलेक्ट करने के बाद उनका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। मूल्यांकन कैसे करेंगे, कोई प्लांट स्पीशीज वेरायटी ले ली, उसको MP में उगाया और राजस्थान में उगाया, 2 वेरायटी ले ली यहाँ पे भी अपन, एक वेरायटी A है और एक वेरायटी B है, 2 वेरायटी ले ली। अब इसको MP में उगाया, इसको राजस्थान में उगाया, कम से कम 2 साल तक जब मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, कम से कम 2 साल तक उसको ग्रो किया जाता है। इसको 2 साल तक MP में ग्रो किया, A वेरायटी, B वेरायटी को राजस्थान में 2 साल तक ग्रो किया। ये MP के लिए सुटेबल है और यहाँ के लिए बेस्ट है, दोनों अपने अपने क्षेत्र के लिए बेस्ट है। तो इस टाइप से उनका मूल्यांकन करेंगे, ये उनका मूल्यांकन हो गया। कितने साल तक उगाते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर, कम से कम 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक उनको उगाया जाएगा। ये उनका इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। अब इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी हो गया। अब क्या करेंगे, अपन को पता चल गया कि इस क्षेत्र के लिए, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ये वेरायटी अच्छी है, जैसे राजस्थान के लिए B वेरायटी अच्छी है, MP के लिए A वेरायटी अच्छी है, अपन को पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब भाई जब अपन कोई वेरायटी डेवलप कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसानों को उनको पहुंचाएंगे। क्या 100 किलो बीज सब किसानों को पहुंचाया जा सकता है, या 10 किलो बीज सब किसानों को पहुंचाया जा सकता है, नहीं। तो सीड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये काम कौन करता है, NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, NSC, नेशनल, फुल फॉर्म सबको पता होगा, लिख देता हूं, सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। कभी स्थापना हुई थी, 1963 में,
कब स्टार्ट हुई थी? 1963 में। ठीक है, दूसरा कौन करेगा सीड का मल्टीप्लिकेशन का काम? एसएससी। एसएससी, एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन पूछा जाता है कभी कभी, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। अब ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन का काम, ये बीज के मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे किसानों को, फार्मर को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फार्मर्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस टाइप से नई वैरायटी में इंप्रूवमेंट होता है और किसानों तक पहुंचती है। तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना है तो 4 स्टेप है। कौन कौन सी? प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होगा? जब तक किसी प्लांट में वेरिएशन नहीं होगा उसका इंप्रूवमेंट संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई वेरिएशन ही नहीं होगा तो आप किस बेस पे प्लांट को सिलेक्ट करोगे? जब कोई वेरिएशन नहीं होगा तो किस बेस पे सिलेक्ट करोगे? सॉरी, तो वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरिएशन को क्रिएट भी किया जा सकता है। वेरिएशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन बेसिक प्रोसेस है प्लांट ब्रीडिंग की। इसको क्रिएट भी किया जा सकता है कैसे? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, डोमेस्टिकेशन के थ्रू, प्लांट इंट्रोडक्शन, म्यूटेशन और मैकेनिकल मिक्सर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी प्रोसेस है सिलेक्शन। अब वेरिएशन तो है, वेरिएशन होगा तभी तो सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर सब एक जैसे होंगे तो क्या सिलेक्ट कर पाओगे? अलग अलग है तभी तो सिलेक्ट कर पाओगे। तो सिलेक्शन कर लिया, ये क्या है? एक्सीलेंट जो क्वालिटी के जो प्लांट होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में ये कौन सी सेकंड स्टेप हो गई? फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड स्टेप होगी क्रॉप इंप्रूव। थर्ड क्या है? अब सेलेक्ट कर लिया तो उनका मूल्यांकन करेंगे भाई, कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी वेरायटी अच्छी, इनमें से कौन से प्लांट अच्छे, तो मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन करने के बाद अब अपन को पता चल गया कि ये वेरायटी अच्छी है, ये वेरायटी अच्छी है, ए वाली वेरायटी अच्छी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो करना पड़ेगा। क्या? इसको किसानों को पहुंचाने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन फोर्थ स्टेप है क्रॉप इंप्रूवमेंट की, और ये 4 स्टेप होती है। तो मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा? मल्टीप्लिकेशन बीज का गुणन करने का काम या बीज का मल्टीप्लिकेशन करने का काम किसका? एसएससी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन करेगी, एनएससी राष्ट्रीय बीज का नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करेगी। तो ये आपको याद रखना। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। आगे अपन देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री। प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वहां से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। एक्सटेंशन की क्लास स्टार्ट हो गई है, 11 बजे मॉर्निंग में अपलोड हो जाती है। आप लोग उसको अटेंड करना। मनीषा मैम के द्वारा आपको एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। एक्सटेंशन अभी चल रहा है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स मनीषा मैम के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी आपके सिलेबस में क्या है? प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी है। अब प्लांट पैथोलॉजी और एंटोलॉजी में ज्यादातर चीजें 90% चीजें क्या है? याद करने वाली। ज्यादातर चीजें क्या है? याद करने वाली। तो आप उसको नेमराज हुंडा की बुक से याद कर सकते हैं। कर सकते क्या? करना ही पड़ेगा। और एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में आपने नेमराज हुंडा की बुक पढ़ ली, आपके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, और उसमें 90% चीजें याद करने की। कुछ चीजें जो समझाने की होगी उनको मैं लास्ट में समझा दूंगा। अब हम प्लांट ब्रीडिंग खत्म करेंगे, उसके बाद में मनीषा मैम द्वारा एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना प्लांट फिजियोलॉजी बचेगा। उसके बाद में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कंसेप्ट वाली चीजें हैं पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में, वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। बाकी जो आपको याद करने की चीजें हैं, कौन सा इंसेक्ट किस में लगता है, कौन सी डिसीज कौन सी क्रॉप में होती, वो आपको सब अपने से याद करना है। वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका भी समय वेस्ट ना हो। आप मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, आप मैं यहाँ लिखाऊंगा कि ये वाली डिसीज रस्ट डिसीज वीट में होती है, तो ये तो आप नेमराज हुंडा की बुक से भी पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ लेक्चर लेने में 1 घंटा बर्बाद करोगे, उससे अच्छा आप 1 घंटे में वहां पे उनको पढ़ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को आप खुद से पढ़ना, उनमें ये चीजें याद करने वाली है। मैं सिर्फ आपको कितना पढ़ाऊंगा, जो उसमें समझाने वाली चीजें होंगी उनको मैं 1-2 क्लास या जो 3-4 जो भी क्लास बनेगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मोस्टली चीजें आपको याद करनी है, और उसको अभी से कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को अभी से कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। नेमराज हुंडा की बुक से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं 1694, 1694
1694 में कैमेरिस एक साइंटिस्ट थे, कैमेरिस एक साइंटिस्ट थे, इंपॉर्टेंट है। इनने क्या डिस्कवर किया, इनने डिस्कवर किया इनने कैमेरिस ने 1694 में कैमेरिस ने 1694 में क्या डिस्कवर किया कि प्लांट में सेक्स होता है, लिंग होता है, प्लांट में सेक्स होता है, लिंग होता है, ये इनने डिस्कवर किया। किसने बताया, आपसे पूछा जाएगा प्लांट में सेक्स की खोज या उसकी डिस्कवरी किसने की, तो कैमेरिस ने। कब की, 1694 में। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, क्या होता है, प्लांट में सेक्स होता है, सेक्स होता है, लिंग होता है, सेक्स को लिंग बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, प्लांट में सेक्स होता है। ये किसने डिस्कवर किया, किसने बताया, कैमेरिस नाम के वैज्ञानिक, 1694 में। इसके बाद में 1717 में, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो। स्टार मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन ठीक है, स्टार बनाने बैठ जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपने सुना होगा, थॉमस फेयरचाइल्ड के नाम के वैज्ञानिक आए। इनने क्या किया, सबसे पहले प्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को, आर्टिफिशियल हाइब्रिड को किसने प्रोड्यूस किया, आप ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हाइब्रिड, किसने प्रोड्यूस किया, थॉमस फेयरचाइल्ड ने। फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हाइब्रिड, किसने प्रोड्यूस किया, थॉमस फेयरचाइल्ड ने। आर्टिफिशियल हाइब्रिड को सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया, 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने। इनने किस किस प्लांट का क्रॉस करवाया, हाइब्रिड का। अगर आपको हाइब्रिड चाहिए तो 2 प्लांट का क्रॉस करवाना पड़ेगा, तो कौन कौन से प्लांट का क्रॉस करवाया, पिंक कार्नेशन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डायंथस कैरोफिलस। स्पेलिंग आप देख लेना, आपको बस याद रखना है, स्पेलिंग में आपको वहां पे स्पेलिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। पिंक कार्नेशन का क्रॉस करवाया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, डायंथस कैरोफिलस। किसके साथ क्रॉस करवाया, स्वीट विलियम के साथ, स्वीट विलियम। ये पूछा जाता है, इनका नाम भी पूछा जाता है। फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसने दिया, थॉमस फेयरचाइल्ड ने, 1717। किसका क्रॉस किया, इन पे भी क्वेश्चन बना है, तो डायंथस बारबेटस। इसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, डायंथस बारबेटस। इन दोनों का इनने क्रॉस किया। इन दोनों के क्रॉस करने के बाद इनको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसका नाम क्या रखा गया, कार्नेशन कैरोफिलस। उसका नाम क्या रखा गया, कार्नेशन कैरोफिलस बारबेटस। ये उनका नाम लिया गया, और इसको फेयरचाइल्ड म्यूल बोला जाता है। मेनली इसको क्या बोला जाता है, फेयरचाइल्ड, उनके नाम पे, फेयरचाइल्ड, थॉमस फेयरचाइल्ड के नाम पे फेयरचाइल्ड म्यूल। तो आपको क्या चीज याद रखनी है, फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसने दिया, तो थॉमस फेयरचाइल्ड ने 1717 में। किस का क्रॉस किया, पिंक कार्नेशन, डायंथस कैरोफिलस, स्वीट विलियम, डायंथस बारबेटस, इन दोनों को क्रॉस किया, तो F1 में क्या मिला, कार्नेशन कैरोफिलस बारबेटस, या फिर इसको बोलते हैं फेयरचाइल्ड म्यूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 1761। अब चलते हैं 1761। 1761 में कोलब्रूटर, आप जो भी पढ़ना चाहे, कोलब्रूटर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की, किसकी, हाइब्रिड की। फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी किसने की, कोलब्रूटर ने। 1761 में फर्स्ट सिस्टमेटिक तरीके से उसकी स्टडी की, किसकी, हाइब्रिड की। फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाइब्रिड। आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिड की फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी किसने की, कोलब्रूटर ने। इन्होंने कौन से प्लांट पे काम किया था, टोबैको पे। किस का क्रॉस करवाया था इन्हें, टोबैकम पेनिकेटम
टोबैकम पेनिकेटम, टोबैकम रस्टिका, इन दोनों का क्रॉस कराया। टोबैकम पेनिकेटम और रस्टिका का क्रॉस करवाया। तो इन्होंने F1 में टोबैको में इन्होंने स्टडी की। टोबैको आपको याद रखना है, क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी किसने की, हाइब्रिड की, तो कोलरिटन ने 1761 में। किस पे अध्ययन किया, तंबाकू के प्लांट पे। किसका क्रॉस किया, टोबैको पेनिकेटम, टोबैको रस्टिका का, दोनों का क्रॉस किया। और इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हेटेरोसिस को, टर्म नहीं दिया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हेटेरोसिस को। हेटेरोसिस क्या होती है, हेटेरोसिस होती है संकर ओज। संकर ओज, अगर मान लो अपन ने दो प्लांट को माता पिता का क्रॉस करवाया, ए बी, ये पेरेंट है दो, इनका क्रॉस करवाया आपस में। क्रॉस करने के बाद जो सीप जो प्लांट पैदा हुआ, ये अपने माता पिता दोनों से ही क्वालिटी में सुपीरियर, इनसे अच्छा है, तो उसको बोला जाता है संकर ओज। उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संकर ओज या फिर हेटेरोसिस। तो इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हेटेरोसिस को। इन्होंने यहां लिख देता हूं, फर्स्ट ऑब्जर्व हेटेरोसिस, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हेटेरोसिस को, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हेटेरोसिस को, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं 1800। अब बात कर लेते हैं 1800 की। सन 1800 में जेएल कोटर, जेएल कोटर, जेएल कोटर नाम का साइंटिस्ट था, जेएल कोटर। इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किया था, डेवलप प्रोजेनी कंसेप्ट। प्रोजेनी कंसेप्ट, प्रोजेनी क्या होती है, किस पे डेवलप किया था, सीरियल में, सीरियल में डेवलप किया था प्रोजेनी कंसेप्ट। प्रोजेनी क्या होती है, वही यहां देख लो, ए और बी माता पिता है, इसकी जो क्रॉस करने में जो संतान प्राप्त हुई, ये इनकी प्रोजेनी हुई। तो ये प्रोजेनी कंसेप्ट डेवलप किया था, किसने किया था, जेएल कोटर ने। ये भी आपको याद रखना है। और किस पे अध्ययन किया था, सीरियल पे इन्होंने अध्ययन किया था, अध्ययन किया था। और इसको डेवलप प्रोजेनी कंसेप्ट टेस्ट, और उस प्रोजेनी का टेस्ट किया था कि ये कैसी है, किस टाइप की है, ये किसने बताया, जेएल कोटर ने बताया था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे देखते हैं अपन। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, फिर अपन आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1856 में, 1856, 1856, विल मोरिन, विल मोरिन नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया था, इलेबोरेट किया था प्रोजेनी टेस्ट को। मतलब जो प्रोजेनी टेस्ट का उसका विस्तृत रूप से या डिस्क्राइब करके उसका अध्ययन किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इलेबोरेट प्रोजेनी टेस्ट, इलेबोरेट प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी टेस्ट को इलेबोरेट किया था। कौन से प्लांट पे अध्ययन किया था, बीट रूट पे, चुकंदर पे, बीटा वल्गेरिस पे, बीट रूट, बीट रूट, चुकंदर, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बीटा वल्गेरिस। ये आपको याद रखना है। विल मोरिन ने 1856 में कौन सा प्रोजेनी टेस्ट को इलेबोरेट किया था। प्रोजेनी टेस्ट कंसेप्ट किसने दिया, जेएल कोटर ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 1865 में, 1865 में क्या हुआ, मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। मेंडल ने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने, मेंडल ने, 1865 में। 1865 में मेंडल ने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब 1890 में, इंपॉर्टेंट है, 3-4 जो भी स्टार लगाना हो लगा लेना। 1890 में रिम्पू का नाम आपने सुना होगा, रिम्पू नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मैन मेड सीरियल, जिसको ट्रिटिकल आप पढ़ते हैं, वो किसने डेवलप किया था, रिम्पू ने। 1890 में क्या डेवलप किया था, फर्स्ट मैन मेड सीरियल, पहला मैन मेड सीरियल।
किसने डेवलप किया था? रिम्पू ने। कब डेवलप किया? 1890 में। ठीक है, क्या नाम था? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल डेवलप किया था। किसके क्रॉस से? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेडविट। ब्रेडविट का साइंटिफिक नेम है ब्रेडविट। सीधा आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? वीट और राई की क्रॉस है। तो राई, देखो इसमें भी सीरियल सीक्वेंस याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिटिकल किसका क्रॉस है, तो अगर वीट एंड राई ये सही है, लेकिन अगर यहां लिख दिया जाए राई एंड वीट, ये गलत हो जाएगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा, वीट पहले राई बाद में। तो ये आपको याद रखना है। ट्रिटिकम एस्टिवम का किसके साथ क्रॉस कराया था? राई के साथ। राई का साइंटिफिक नेम क्या है? सिकल सीरियल। सिकल सीरियल, सीरियल राई, राई के साथ क्रॉस करवाया था। वीट का किसके साथ क्रॉस कराया था? राई के साथ। तो इसलिए तो ट्रिटिकल में ये ट्रिटिकम का ट्रिटी आ गया और सिकल का केल आ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रिटिकल। ट्रिटिकम का ट्रिटी और सिकल का केल। ठीक है, इसलिए इसका नाम ट्रिटिकल है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 6n बराबर, हेक्साप्लॉइड होता है वीट 42। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? राई में 2n बराबर 14, ये डाइप्लॉइड होती है। अब इनका क्रॉस करवाया तो इसके n बराबर 3n बराबर कितने हो गए? हैप्लॉइड इसका 21 हो गया, इसका हैप्लॉइड कितना होगा? n बराबर 7। हैप्लॉइड इसका हैप्लॉइड हो गया। तो जो F1 में जो संतति बनी वो कितनी बनी? F1 जो संतति बनी वो कैसी बनेगी? 4n बराबर 28, दोनों को मिला के 3n और 1n 4n बराबर 28। ये तो होगी इसकी टेट्राप्लॉइड वैरायटी। आपको ये याद रखना है, n को हैप्लॉइड बोला जाता है, 2n को डाइप्लॉइड बोला जाता है, 3n को ट्रिप्लॉइड, 4n को टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड और 6n को, अगर 6n है तो उसको क्या बोला जाता है? हेक्साप्लॉइड। ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गई टेट्राप्लॉइड। अब पूछा जाता है कि इसकी ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी कौन सी होती है? ऑक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड 8n, 8n बराबर कितने? 2 ने 56। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें है दोस्तों, ये पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। रिम्पू वाला क्वेश्चन, ट्रिटिकल वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान से याद रखना है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। एग्जाम नजदीक है, बस पढ़ते रहना। और टेलीग्राम पर टेस्ट चल रहा है अपना, शाम को 6 बजे टेस्ट रहता है, उसको भी देते रहिए, टेस्ट को भी लगाते रहिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं ये, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अपन आगे देखेंगे, आगे क्या देखने वाले अपन? 1903 में जोहानसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने क्या दिया था? कौन सा कंसेप्ट दिया था? प्योर लाइन कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइन। आपसे पूछा जा सकता है प्योर लाइन कंसेप्ट किसने दिया था? तो जोहानसन ने। जीनोटाइप टर्म, जीनोटिपिक और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म भी जोहानसन के द्वारा दिए गए थे। जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म भी किसके द्वारा दिए गए थे? जोहानसन के द्वारा दिए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। जीनोटाइप फिनोटाइप किसके द्वारा दिए गए? जोहानसन के द्वारा 1903 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1900 में एच ह्यूगो डिवरीज ने क्या किया? 1900 में कौन सा टर्म दिया? म्यूटेशन। कौन सा टर्म दिया? आपसे पूछा जाता है म्यूटेशन टर्म किसने दिया? तो ह्यूगो डिवरीज ने। कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। म्यूटेशन टर्म किसने दिया? ह्यूगो डिवरीज ने 1900 में म्यूटेशन दिया, टर्म दिया है। इसकी खोज नहीं की है। खोज किसने की है? एक भेड़ बकरी चराने वाला था, वो भेड़ चरा रहा था, तो उसकी नजर पड़ी भेड़ों के पैर पर। तो उसने देखा कि कुछ भेड़ों, सभी भेड़ों के पैर एक जैसे, एक भेड़ के पैर छोटे। किसके कारण? वो म्यूटेशन का।
तो इसकी खोज किसने की? अगर डिस्कवरी का पूछा जाए तो सेथ राइट ने की थी। खोज सेथ राइट, खोज इसने की थी, लेकिन टर्म दिया था हुगो ड्यूरिज ने। ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, बकरी चराने, भेड़ चराने वाला था, भेड़ चराने वाला, भेड़ चराने वाला था, कोई साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, इसने खोज की थी, लेकिन टर्म दिया था हुगो ह्यूगो ड्यूबेरिज ने। ह्यूगो ड्यूबेरिज ने टर्म दिया था, ये आपको याद रखना है। 1910 में टीएच मॉर्गन, 1910 में टीएच मॉर्गन, इसने क्या किया था? फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की थी म्यूटेशन की। फर्स्ट सिस्टमिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन, फर्स्ट सिस्टमिक स्टडी की थी म्यूटेशन की। किस पे स्टडी की थी इन्होंने? टीएच मॉर्गन ने व्हाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला, व्हाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की व्हाइट आई पर इन्होंने स्टडी की थी। ये आपको याद रखना है, ड्रोसोफिला, ये आपको याद रखना है। 1910 की बात है। टीएच मॉर्गन ने फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की थी म्यूटेशन की और व्हाइट आई पर ड्रोसोफिला की, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इन्हीं को बोला जाता है। टीएच मॉर्गन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का पिताजी कौन है? तो टीएच मॉर्गन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1927 में आ जाते हैं। मूलर नाम का साइंटिस्ट था। 1927 में मूलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था? म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरे, म्यूटाजेनिक एक्शन बताए थे कि एक्सरे का। किसने? 1927 मूलर ने। किस पर? ड्रोसोफिला, ऑन ड्रोसोफिला। इन्होंने भी ड्रोसोफिला पे अध्ययन किया था, ड्रोसोफिला, याद रखना है आपको। 1927 में मूलर नामक साइंटिस्ट ने म्यूटाजेनिक एक्शन बताया था एक्सरे का ड्रोसोफिला में, ये आपको याद रखना है। मतलब क्या है? पहली बार एक्सरे का यूज किया था। एक्स जो किरण होती है, एक्सरे होती है, उसका म्यूटेशन के लिए पहली बार उपयोग किया था किसने? मूलर ने, म्यूटेशन के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, और प्लांट में 1928, ये 1927 की बात होगी। प्लांट में म्यूटाजेनिक एक्शन एक्सरे का और गामा रे का किसने बताया था? 1928 में प्लांट में बताया गया था, प्लांट में बताया गया था, इन प्लांट, ये 1928 में प्लांट में बताया गया था। अब आते हैं 1908 में दो साइंटिस्ट थे, ईएम ईस्ट और जीएस सल। ईएम ईस्ट और एंड जीएस सल, ईएम ईस्ट और जीएस सल। इनने क्या? ओवर डोमिनेंस, इन्होंने क्या बताया था? ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑन हेटेरोसिस, हेटेरोसिस की ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसने दी थी? ये याद रखना है, ईएम ईस्ट और जीएस सल ने, ईएम ईस्ट और जीएस सल ने, ईएम ईस्ट और जीएस सल ने ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी थी हेटेरोसिस की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1914 सल वैज्ञानिक ने कौन सा टर्म दिया था? कौन सा टर्म दिया था? टर्म दिया था सल ने हेटेरोसिस। हेटेरोसिस ये पूछा जाता है, हेटेरोसिस टर्म किसने दिया? हेटेरोसिस टर्म दिया सल ने 1914 में। ये क्या होता है? हाइब्रिड विगर होता है, हाइब्रिड विगर का मतलब क्या है? हेटेरोसिस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं। जैसे अपन ने दो प्लांट लिए, ए और बी, दो माता पिता लिए,
इनका क्रॉस करवाया, इनकी संतति हुई। अब जो इनकी संतति है, इनकी माता से भी और पिता से भी, दोनों से ही उसके कैरेक्टर में अच्छी है, उससे उनसे अच्छी यील्ड है, उनसे अच्छी डिसीज रेजिस्टेंस है, अर्ली मैच्योरिटी या एनीथिंग, जो भी कैरेक्टर है अपने माता पिता दोनों से अच्छा है, तो ये जो प्लांट है ये कहलाएगा हेटेरोसिस, संकर ओज, हाइब्रिड विगर। ये आपको याद रखना है, ये जो प्लांट है ये संकर ओज कहलाएगा, इसको हाइब्रिड विगर बोला जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1922 1935 जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। 1935 नागाहेरू नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया, यू ट्रायंगल दिया मस्टर्ड पर। ये पूछा गया है पिछली बार आर्यो के एग्जाम में, यू ट्रायंगल किस क्रॉप से संबंधित है, तो मस्टर्ड से। किसने दिया, नागाहेरू ने 1935 में। यू ट्रायंगल ऑन मस्टर्ड किसने दिया, नागाहेरू ने। कब दिया, 1935 में। ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, यू ट्रायंगल किससे संबंधित है, तो मस्टर्ड से संबंधित है। आप लोग इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, 1-2 लाइन और बची है, उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 लाइन बची है, उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आप ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा ऊपर वाले को। अब अपन देखते हैं, नागाहेरू ने दिया था यू ट्रायंगल मस्टर्ड में, ये भी आपको याद रखना है। 1960 में सबको पता है आइडियो टाइप कंसेप्ट किसने दिया था, डोनाल्ड ने। किसने दिया था, डोनाल्ड ने। ये आपको याद रखना है, वैसे सबको याद होगा, ठीक है। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, 1883 में। जर्म प्लाज्म थ्योरी, ये भी पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, वाइजमैन ने। वीजमैन या फिर वाइजमैन, जो भी आप पढ़ो, वाइजमैन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। 1905 बारबरा मैकलिंटोक ने किसकी खोज की थी, जंपिंग जीन की। जंपिंग जीन की खोज किसने की, बारबरा मैकलिंटोक ने। कौन सी क्रॉप में, मेज में। ये भी आपको याद रखना है, 1905 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ये अब एक चीज और बता देना चाहूँ, जो पॉलीप्लोइडी है उसको इंड्यूस, यहाँ लिख देता हूँ। पॉलीप्लोइडी किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है, पॉलीप्लोइडी बहुगुणिता, पॉलीप्लोइडी इंड्यूस किसके द्वारा, कोल्चिसिन के द्वारा। कोल्चिसिन के द्वारा, इसको आप लिख लेना कहीं भी। पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करने का काम कौन करता है, कोल्चिसिन। एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। अपन ने आज क्या पढ़ लिया, प्लांट ब्रीडिंग के कंसेप्ट को पढ़ लिया, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। उसके बाद में अपन ने देख लिया क्रॉप क्वालिटी की इंप्रूवमेंट करने की 4th स्टेप, 4 स्टेप देख ली। उसके बाद में अपने प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री देख ली, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ये पढ़ लेना, इसको नोट डाउन कर लेना और साथ साथ याद करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।